नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। मैं हूं आपका होस्ट आलोक तिवारी। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार पेगासस से उनके फोन की जासूसी, फिर वोट चोरी और लोकतंत्र खत्म होने जैसे आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में संसद के अंदर यह आरोप भी लगाया है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त करने वाली समिति से बाहर कर दिया ताकि सरकार अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष शामिल थे। मित्रों, आज हम भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि संवैधानिक तथ्यों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का ये बयान कितना सच है या फिर ये चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया एक राजनीतिक और भ्रामक नैरेटिव है। अतः मेरा आज का ये वीडियो देश के उन सभी नागरिकों के लिए विशेष है जो देश की राजनीति पर पैनी दृष्टि रखते हैं, साथ ही कानून से जुड़े एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी समिति बनाने का निर्देश आखिर क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट को ही निर्देश क्यों देना पड़ा? मित्रों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में साफ लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार की जाएगी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि आजादी के बाद संसद को इस विषय पर एक स्पष्ट और विस्तृत कानून बनाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह है कि 1950 से लेकर 2015 तक, यानी लगभग 65 वर्षों तक किसी भी सरकार ने, चाहे वह कांग्रेस की रही हो या किसी और की, ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं। परिणाम यह हुआ कि व्यवहार में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरीके से सरकार और कार्यपालिका के विवेक पर ही निर्भर रही। इसी मनमानी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए वर्ष 2015 में 4 महत्वपूर्ण याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। ये याचिकाएं अनूप बर्नवाल, गोपाल शंकर नारायणन, प्रशांत भूषण और अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी। इन सभी याचिकाओं में एक मूल प्रश्न उठाया गया था कि क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की नियुक्तियां केवल सरकार की इच्छा पर छोड़ी जा सकती हैं? याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता केवल उसके कामकाज से ही नहीं होती है, बल्कि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया से भी जुड़ी हुई होती है। याचिका में संविधान सभा की बहसों, विधि आयोग की रिपोर्टों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा गया है कि संसद की लंबी चुप्पी ने एक संवैधानिक शून्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम पैदा कर दिया है। याचिकाकर्ता गोपाल शंकर नारायणन ने तो अपनी याचिका में 5 सदस्यीय समिति की मांग भी कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री होने चाहिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए और एक प्रतिष्ठित कानून के जानकार को भी शामिल किए जाने का उन्होंने सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अनुच्छेद 324(2) की गहराई से व्याख्या की और संविधान सभा की ऐतिहासिक बहसों का भी विस्तार से अध्ययन किया। कोर्ट ने पाया कि संविधान निर्माताओं की स्पष्ट मंशा थी कि चुनाव आयोग सरकार के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहे और संसद कानून बनाकर इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित भी करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि वह संसद का स्थान नहीं ले सकता, लेकिन जब संसद वर्षों तक अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, तब लोकतंत्र की रक्षा के लिए सीमित न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसी कारण 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए एक अंतरिम व्यवस्था बना दी और इस अंतरिम व्यवस्था के तहत निर्देश दिया गया कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह बात बार बार समझने की है मित्रों कि यह समिति स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करवा लिया। 21 दिसंबर 2023 को संसद से पारित ये कानून 28 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरे देश में लागू हो गया। इस कानून के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष को शामिल किया गया
और जैसे ही संसद द्वारा बनाया गया ये कानून अस्तित्व में आया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई अंतरिम समिति स्वतः ही समाप्त हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये समिति काम करेगी। अब मित्रों, यहीं से असली सवाल शुरू होता है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष है। उन्हें यह बात मालूम होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति अस्थायी थी और संसद के कानून बनाते ही समाप्त हो जानी थी। फिर भी उनके द्वारा बार बार ये मुद्दा उठाया जाना क्या बताता है? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने निर्णय नहीं पढ़ा था, लेकिन क्या कांग्रेस के पास वकीलों की कोई कमी है? उनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं। क्या किसी वकील ने उन्हें यह नहीं बताया कि कोर्ट की जो व्यवस्था थी, जो कोर्ट ने व्यवस्था बनाई थी कमेटी की, वो केवल अंतरिम थी? इसके बावजूद राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि सरकार ने सीजेआई को जानबूझ करके बाहर कर दिया। यानी राहुल गांधी आधा सच बोलकर पूरा भ्रम पैदा करना चाहते हैं और देश के नागरिकों को भी भ्रमित करना चाहते हैं। संविधान निर्माताओं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित कुंजरू और प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना ने पहले ही चेताया था कि यदि चुनाव आयोग की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री की सलाह से होगी तो उसकी स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ सकती है। यह संविधान सभा के समय ही कहा गया था। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बताते कि आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली उनकी कांग्रेस सरकारों ने इस विषय पर कानून क्यों नहीं बनाया था। वे ये भी नहीं बताते कि बिना किसी कानून के उनकी सरकार ने एक सदस्यीय चुनाव आयोग, जो पहले एक सदस्यीय हुआ करता था, उसको 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में कैसे बदल दिया और किस कानून के आधार पर बदल दिया। मित्रों, चुनाव आयोग कोई साधारण संस्था नहीं है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उनको चुनाव चिन्ह देता है और जरूरत पड़ने पर उनके चुनाव चिन्ह छीनता भी है। यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है और यहां तक कि चुनाव स्थगित या रद्द भी कर सकता है। इसलिए चुनाव आयुक्तों को न्यायाधीशों जैसी इम्यूनिटी भी दी गई है। अगर यह सुरक्षा ना हो तो ना तो न्यायाधीश किसी बड़े नेता के खिलाफ फैसला दे सक पाएंगे और ना ही चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल पर कार्रवाई कर पाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं वो यह है कि मोदी सरकार द्वारा 2023 में बनाए गए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह याचिका किसी निष्पक्ष संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं, बल्कि डॉक्टर जया ठाकुर नाम की याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डॉक्टर जया ठाकुर का संबंध मध्य प्रदेश कांग्रेस से है या उनसे जुड़ा हुआ रहा है। ये वहां की सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताई जाती हैं। यही डॉक्टर जया ठाकुर चुनावी बांड मामले में भी याचिकाकर्ता रही है। बहरहाल, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक न तो कोई अंतिम निर्णय दिया है और न ही सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर कोई रोक लगाई है और या उसे असंवैधानिक कहा है। मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए बनाया गया कानून आज भी वैध और लागू है। मित्रों, ये लड़ाई सीजीआई को समिति से हटाने की नहीं है। ये लड़ाई है झूठे राजनीतिक नैरेटिव बनाम संवैधानिक सच्चाई की। मित्रों, अब सवाल आपसे है, क्या देश को गुमराह करने की राजनीति बंद की जानी चाहिए? क्या संसद के अंदर बोले गए झूठे बयानों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए? और क्या सार्वजनिक जीवन में जानबूझ करके झूठ बोलने और झूठ फैलाने को रोकने के लिए किसी कड़े कानून की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।